जी बच्चों, बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हमें लीज से रिलेटेड डिस्क्लोजर का कहा हुआ है। तो 1 जुलाई 22 और हमारा ईयर एंड है 30 जून 23। इस साल के शुरू में हमने एंटर किया एक अदद एग्रीमेंट में हमने नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड था 3.5 साल, सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट थी और 48 मिलियन की थी, और ये रिसीवेबल इन एरियर था। मीन्स हम एक हिसाब से मैन्युफैक्चरर लेसर थे, आप ऐसे कह सकते हैं। द लीज कंटेन्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज टर्म बाय 1.5 साल, और ई सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट इन द एक्सटेंडेड पीरियड विल बी 15 मिलियन। अगले पीरियड के अंदर 15 मिलियन होगा 1.5 साल के अंदर, मीन्स 15 मिलियन की 3.5 साल के बाद। और receivable in arrear, it is reasonably certain that HL will exercise this option. The rate implicit in the lease is 10%। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 10 को तकसीम 2 करेंगे, 0.05 के हिसाब से शेड्यूल बनाएंगे। यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 6 ईयर्स, तो लाइफ 6 साल है और हम 5.5 साल तक हैं। और इसकी आगे की कहानी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 20 मिलियन। यूजीआरवी 20 मिलियन थी और डायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई 10 मिलियन की, और जनरल ओवरहेड है 0.5 मिलियन टू दी कंप्लीट ट्रांजेक्शन। मैन्युफैक्चरर लेसर पीएल हैज करेक्टली रिकॉर्डेड सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और अदर एक्सपेंसेस वगैरह उसने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किए हुए हैं। मीन्स कोई डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन तो नहीं है, जो हमने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखनी होती है वो हमने बिल्कुल सही लिखी हुई है। मीन्स उसकी एडजस्टमेंट हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। अगर दी होती तो फिर काम ज़रा सा ज़्यादा लेंथी हो जाना था, हमें रेवेन्यू वगैरह लिखना था और सारा काम करना पड़ना था। तो सारा कुछ बाकी के लिहाज से ठीक है, सिर्फ हमें लीज का नोट बनाना था। तो इसके टाइमलाइन अगर हम देखें तो इसकी टाइमलाइन हमारी बन जाएगी कुछ ये कि पहले 3.5 साल यानी 7 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7, ये 3.5 साल हो गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 3.5 साल। यहाँ पर तो रहेगी 48 की इंस्टॉलमेंट, और इन एरियर बोला तो इसका मतलब है ये वाली। उसके बाद अगली जो इंस्टॉलमेंट 8 9 और 10, 8 9 10, ये अगले एडजस्टमेंट में 15 15 15 आ जाएगी, और एंड पर यूजीआरवी लेसर को रिसीव हो जाएगी जो कि 20 की होगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम एन्युटी लगा दें, उसके बाद हमें एन्युटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल जो डिस्काउंटिंग होती है वो यूज़ कर लें, और 20 की भी एंड पर डिस्काउंटिंग यूज़ कर लें 10वें के ऊपर, 10वें पीरियड के ऊपर। तो ये पीरियड के हिसाब से चला जाता है। इससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जानी थी 319 मिलियन, और जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी हमारी ये बन रही थी +20 यूजीआरवी की आ जानी थी। अब 319 आ रही है, 0.5 से हमने 5% पर इंटरेस्ट निकाल लें और इंस्टॉलमेंट में से लेस कर दें, तो 1 साल की बाद की बस हमें वैल्यू चाहिए थी कि हमने नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है। और बाकी की इंस्टॉलमेंट्स हम प्लान कर सकते हैं, प्लान ना भी करें टाइमलाइन बना दें। असल में जो शेड्यूल था वो यहाँ तक था हमारा बस। अगले साल के प्रिंसिपल भी कैलकुलेट नहीं करने, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स नहीं है कि हमने करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी को सेपरेट करना हो। तो मेच्योरिटी एनालिसिस अगले साल के, उससे अगले साल के, उससे अगले साल में 48 जमा 15, उससे अगले साल में 15 जमा 15, तो ये हो जाएगा लीज कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट, और ये बन जाएगी लीज पेमेंट फ्रॉम लेसी जो आपने रिसीव करनी है, और यही वाली वैल्यू आपकी अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट फ्रॉम लेसी वाली चीज़ आ जाएगी। उसके अंदर यूजीआरवी ऐड करेंगे तो हमारी पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट हमने ये निकाली है, ये निकलनी थी, और डिफरेंस जो था वो आ जाना था आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का। तो ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट आ गई 253.33 और 305 का डिफरेंस।